हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो होने वाला है ऑन द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यू ऑल नो कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम as well as any competitive exam that you are going to take. So you cannot skip this chapter. This is a very long chapter, but interesting and challenging at the same time. तो इस चैप्टर में मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी जहां पे एक एक वीडियो में एक या दो टॉपिक्स ही कवर करूंगी। ओके तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नाउ इन मोस्ट ऑफ द बुक्स पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया हुआ है, फिर द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, बट आई एम गोइंग टू रीस्ट्रक्चर इट अ बिट। और आप, मुझे लगता है ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियरर टू अस। ओके, क्योंकि हमारा मकसद समझना है। रट्टा तो मारेंगे ही, बट रट्टा मारने से पहले अगर कंसेप्ट क्लियर हो, रट्टाफिकेशन बिकम्स इजी। ओके, नाउ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, व्हाट डज दैट मीन? तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज पब्लिश्ड इन 1866। तब तक दुनिया को पता चल गया था, फिर दुनिया को पता चला, नॉट तब तक, दुनिया को पता चला कि इनहेरिटेंस होता कैसे है, and factors, yeah, now we call them the chromosomes, they are responsible for this inheritance. And in the last chapter, that is principles of inheritance and variation, हमने उसी chromosomes के behavior के बारे में पढ़ा and their journey and behavior both, like segregation, assortment, फिर linkage अगर आ जाए तो results कैसे अलग होते हैं and so on. But what we could not know कि उनका मॉलिक्यूलर नेचर कैसा है। और यही बात 19th सेंचुरी में भी, द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वाज आल्सो प्रिवेलिंग कि क्रोमोसोम्स के बारे में पता चला। वी नो कि फैक्टर्स है जिससे कि इनहेरिटेंस होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, बट ये एक्चुअली है क्या? व्हाट आर दीज थिंग्स? वो क्या है मॉलिक्यूलर लेवल पे? व्हाट इज मेकिंग दिस क्रोमोसोम? यही सब सवाल साइंटिस्ट कम्युनिटी को it was bothering them. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो हिस्टोरिकल टाइमलाइन कि हाउ डिड वी गेट टू नो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स की डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, क्या आपके स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है दैट इज अ लिस्ट और द चार्ट ऑफ द टाइमलाइन ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स डन। तो सबसे पहले इफ वी टॉक ऑफ 1866, वी गॉट टू नो अबाउट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बाद में हमें पता चला कि देयर आर समथिंग कॉल्ड फैक्टर्स। फिर हम आते हैं 3 साल बाद 1869। 1869 में फ्रेडरिक मेशर डिस्कवर्ड आर डीएनए एंड ही ऑल्सो फाउंड आउट कि डीएनए इज एसिडिक बाय नेचर और ये न्यूक्लियस के अंदर है, एंड ही कॉइंड द टर्म न्यूक्लियन फॉर दैट। ओके, यहां पे लिखा हुआ है। बट द फैक्ट कि यही डीएनए जाके उन फैक्टर्स को बनाता है जिसके बारे में 3 साल पहले मेंडल साहब ने हमें कहा था, इस बात को पता लगते लगते, इस जॉइनिंग द डॉट्स को करते करते 1952 हो गया था। ओके, सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी बहुत सारे से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनमें से हम 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे विच ट्राई टू पॉइंट कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज दैट ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928, फिर एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी 1944, and then finally Alfred Hershey and Martha Chase का in 1952. तो let us begin by this Frederick Griffith का experiment. Okay? The students, year 1928, scientist Frederick Griffith. The material that he uses for his experiment is the bacteria Streptococcus pneumoniae and mice. और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। तो देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट को। ओके,
तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया। लेकिन इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स है, पहला वाला है एस स्ट्रेन, दूसरा है आर स्ट्रेन। तो इस टेबल पे दिया हुआ है दो स्ट्रेन्स और उनके डिफरेंसेस। एस स्ट्रेन प्रोड्यूसेस शाइनी एंड स्मूथ कॉलोनीज इन द कल्चर। और वो ऐसा शाइनी कॉलोनीज क्यों बना सकते हैं? बिकॉज दे हैव अ म्यूकस कोट एंड दिस म्यूकस कोट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। प्लीज राइट इट डाउन। वेल, आपको मालूम होना चाहिए बिकॉज इन क्लास 11 आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड भी कि म्यूकस पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है, राइट? एंड एस स्ट्रेन इज द वन दैट इज वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब यही वो डिजीज कॉज करता है। दूसरी तरफ आते हैं आर स्ट्रेन, ये रफ कॉलोनीज बनाता है इन द कल्चर मीडिया। रफ कॉलोनीज क्यों? क्योंकि इनके पास वो शाइनी म्यूकस कोट नहीं है और ये बेचारे नॉन वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट मतलब कि ये हार्मलेस है। नाउ द एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट इट वाज डन इन 2 phases। तो फेज 1 में ही इंजेक्ट्स द माइस विथ 2 strains ऑफ एस एंड आर बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन से जब इंजेक्ट करते हैं माइस को, द माइस डाइज, लेकिन आर स्ट्रेन से जब करते हैं द माइस लिव्स। ओके, देन ही किल्स ऑल द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम और फिर से इंजेक्ट करते हैं। पहला वाला इंजेक्शन जो माइस को देते हैं दैट इज द एस स्ट्रेन्ड बैक्टीरिया विच हैज ऑलरेडी बीन किल्ड बाय हीटिंग। माइस जिंदा है, बल्ले बल्ले। ओके, एंड देन ही यूजेस अ कॉन्कॉक्शन। उस कॉन्कॉक्शन में ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन है प्लस लाइव यानी जिंदा आर स्ट्रेन। सरप्राइजिंगली द माइस डाइज हियर। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का कि द मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन, व्हेन इंजेक्टेड टू द माइस डाइज। और उस डेड माइस से कुछ लाइव एस बैक्टीरिया रिकवर होते हैं। ओके, और यही एस बैक्टीरिया वो है विच टर्न्स वायरुलेंट एंड विच किल्स द माइस। तो व्हाट डिड ही कंक्लूड? तो ही कंक्लूडेड कि देयर इज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कुछ तो है, और इसी कुछ तो है को ही हैड रेफर्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो एस बैक्टीरिया पे है, इस बैक्टीरिया को हमने हीट से मार दिया और ये कुछ तो है जो वाली जो बात है, इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड, और ये एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया को जा रहा है और आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यानी एस बैक्टीरिया हमें तो लग रहा है कि वो मर गई है, पर उसकी आत्मा जिंदा है। वो आत्मा जाके आर स्ट्रेन पे घुस जाती है और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन जैसा वायरुलेंट बना देती है। ओके, तो यही कुछ तो है या यही आत्मा इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बट इससे ये नहीं पता चलता कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही डीएनए है, ये अब तक पता नहीं चलता। ओके, इसके बारे में द फैक्ट दैट कि ये डीएनए है हमें पता चलता है बाय एन एक्सपेरिमेंट डन बाय एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। अब वो देखते हैं। तो between the year 1933 to 1944, 3 scientists, Oswald Avery, Colin MacLeod, and Maclean McCarthy, they became curious and they wanted to know the biochemical nature of this transforming principle of Griffith. Okay? तो उन्होंने क्या किया था? They purified the biochemicals protein, DNA and RNA from the heat-killed S bacteria, S strain of स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो उन्होंने वो बैक्टीरिया को लिया, उसका एस स्ट्रेन को लिया, दे किल्ड इट विद द हीट एंड देन दे सेपरेटेड द प्रोटीन, द आरएनए एंड द डीएनए। क्लियर?
फिर आगे का स्टेप जो है मैं उसको डायग्राम से समझाती हूँ आपको। ओके, तो उनके इस एक्सपेरिमेंट के सेकंड स्टेप को हम समझते हैं इस डायग्राम से। तो इफ यू सी द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे कल्चर मीडियम पे आर स्ट्रेन लिया हुआ है एंड प्रोटीन दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एस टाइप इट इज पुट। कोई चेंज या कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में आर स्ट्रेन है और आरएनए है, यहाँ पे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिखता। ओके, एंड देन यू फोकस ऑन द फोर्थ टेस्ट ट्यूब फर्स्ट। यहाँ के कल्चर मीडियम में आर बैक्टीरिया उन्होंने लिया हुआ है और उसके साथ साथ डीएनए जो उस एस हीट किल एस स्ट्रेन का है उसको दिया हुआ है। एंड हियर दे ऑब्जर्व सम ट्रांसफॉर्मेशन एस एस। ओके, फिर जो है यहाँ पे एक ही टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, बट देन व्हाट दे डू, they treat this test tube with proteases and RNAs. RNAs और protease एंजाइम जब देते हैं उससे ट्रांसफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, because they are supposed to destroy the RNA and the protein and they are not the genetic material. बट जैसे ही इसको DNAs के साथ ट्रीट करते हैं, राइट हियर दे सी कि वापस ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं रहा। नाउ स्टूडेंट्स, डीएनएस वो एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है। तो इससे व्हाट डिड दे कंक्लूड, सी उनका ऑब्जर्वेशन ये है, एंड इन दिस टेबल इफ यू सी DNA of S type alone, some of the R bacteria is transformed to S type. Okay? और फिर वापस ये DNA of S type के साथ जब DNase एंजाइम दे देते हैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं पाता। और यही उनके ऑब्जर्वेशन में है कि ट्रीटमेंट विथ DNase inhibited the transformation, confirming that DNA was the transforming principle। यानी ग्रिफिथ साहब ने जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था, that is made up of DNA. Okay, and the second observation that they make is treatment with proteases and RNases did not have any effect on the transformation होता रहा। okay? तो इससे इन तीनों ने यही कंक्लूड किया था कि DNA is the molecule that carries the genetic information and is responsible for hereditary transformation. But unfortunately, not all scientists were convinced. Next, the year 1952, Hershey-Chase experiment. और यही वो एक्सपेरिमेंट है विच गिव्स अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी इसके बाद सब एक ही सुर में गाएंगे, वो वाली बात हो गई। ओके, कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो उन्होंने क्या किया था, दे हैड वर्कड विद बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस क्या क्या है, सो दे हैड वर्कड विद बैक्टीरियोफेजेस। नाउ बैक्टीरियोफेजेस क्या है, दीज आर द वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरियोफेजेस से को काम में लगाने से पहले, यानी इन्फेक्ट करवाने से पहले, दे ग्रू द बैक्टीरियोफेजेस इन टू डिफरेंट मीडियम। एक मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, हियर यू कैन सी, दूसरे में रेडियो एक्टिव सल्फर। नाउ स्टूडेंट्स, यू ऑल नो कि डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में सल्फर नहीं होता, राइट? तो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में जो बैक्टीरियोफेजेस थे, दे डेवलप्ड रेडियो एक्टिव डीएनए, और जिनको सल्फर वाले मीडियम में, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में ग्रो किया गया, दे हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। अब बैक्टीरियोफेजेस होता क्या है, एक प्रोटीनेशियस कोट और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। तो ये तो डीएनए हो गया इनका, इसमें फॉस्फोरस है, इसीलिए जो फॉस्फोरस वाले मीडियम में थे वो रेडियो एक्टिविटी यहां दिखाएंगे, और जो सल्फर वाले मीडियम में थे दे विल शो द रेडियो एक्टिविटी इन द कोट, राइट?
क्योंकि प्रोटीन्स में ही सल्फर होते हैं। और फिर आगे की कहानी मैं आपको फिर से एक डायग्राम से समझाती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट हियर इन योर डायग्राम कि इस तरफ वाले फास्फोरस वाले हैं, उस मीडियम पे ग्रो किए हुए बैक्टीरियोफाजेस, और इस तरफ वाले सल्फर वाले हैं। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन। दो बैक्टीरियोफाजेस, दो बैक्टीरिया में, और कौन सा वाला बैक्टीरिया है? ई कोलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलना भूल गई। ओके, उन पे बिठा दिया जाता है। नाउ दे स्टार्ट इन्फेक्टिंग। अब वायरस इन्फेक्ट कैसे करते हैं? वो खाली अपना जेनेटिक मटेरियल लाइक एन इंजेक्शन पुश कर देते हैं। वो खुद द प्रोटीनेशियस कोड डज नॉट गेट इनटू द बैक्टीरिया, क्योंकि उनका इन्फेक्शियस एजेंट उनका डीएनए ही है। तो यहाँ पे द कोड्स आर आउटसाइड एंड यू कैन सी कि इनके जेनेटिक मटेरियल जो है वो ई कोलाई के अंदर चले गए। नाउ द साइंटिस्ट्स डू अ ब्लेंडिंग, और उसको सेंट्रीफ्यूज पे घुमाते हैं। वाई? सो दैट ये कोट जो इस इकोलाई के सरफेस पे लगा हुआ है ये बाहर निकल आए। ओके, तो ये तो डायग्राम है आपके इकोलाई एंड बैक्टीरियोफाज का। बट ये पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है एक टेस्ट ट्यूब में, जहां पे कल्चर मीडियम है, where you have the bacteria E. coli and the bacteriophages, right? अब जब सेंट्रीफ्यूज में इसे घुमाते हैं, the proteinaceous coat are very light, they come up here in the supernatant. Okay, तो ऐसे दो टेस्ट ट्यूब हम ले लेते हैं। यहां पे भी ई कोलाई है, यहां पे भी बैक्टीरियोफाज है, यहां पे भी सुपरनेटेंट है। तो जैसे उन्होंने सेंट्रीफ्यूज में से घुमाया, द बैक्टीरियोफाज का कोट जो है दे कम टू द सुपरनेटेंट। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम कि ये सल्फर वाला है, ये फास्फोरस वाला। अब दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट रेडियो एक्टिविटी कहां देखने को मिल रहा है। Here in this one, that is in the one that is grown in sulfur medium, वहां पे रेडियो एक्टिविटी इस सुपरनेटेंट पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये वायरस के जो कोट है दे आर कंटेनिंग द रेडियो एक्टिव सल्फर। इसके कल्चरल मीडियम में कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता। डन। अब फास्फोरस पे आते हैं। यहां के सुपर एक्टिविटी में कोई सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहां इसके कल्चर मीडियम में जो नीचे है, जहां बैक्टीरिया सेटल डाउन है, वहां पे रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है। ओके, वाई? क्योंकि बैक्टीरियल कोट्स वायरल कोट्स ऊपर आ गए हैं, इनके कोट पे तो कोई रेडियो एक्टिविटी है नहीं। रेडियो एक्टिविटी इनके जीन्स या इनके डीएनए में है। क्लियर? And this experiment proves beyond any reasonable amount of doubt कि DNA is the genetic material. Okay? अब हम वापस आते हैं उसी टाइमलाइन पे। अब हम यहां तक देख चुके हैं। Now we all are sure, बिल्कुल कंफर्म होके कि DNA is the genetic material। अब हम DNA के स्ट्रक्चर को समझेंगे। लेकिन एक बात और यहां पे है इन दिस कि 1953 में द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज प्रपोज्ड। ओके, तो पहले हम डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर इस डबल हेलिकल मॉडल को पढ़ेंगे। डन। तो स्टूडेंट्स, बताना आप जो वीडियो देख रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, am I able to make things clear to you or not? DNA is what? Deoxyribonucleic acid. ओके, तो ये क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है
तो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो डीएनए हो गया और दूसरा है आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, नाउ ये दो मॉलिक्यूल्स ये है क्या? दे आर द बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी वेरी बिग साइज। अब बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है, why? Because they are, both of them are polymers. Polymers of what? Nucleotides, right? डीएनए अगर हो गया तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए अगर हुआ तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है? तो आरएनए और डीएनए, इफ वी से दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ओनली इन सम वायरसेस, या सम वायरस होगा एक्चुअली। ओके, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, राइट स्टूडेंट? तो ये आरएनए मॉलिक्यूल जो है, अदर देन बीइंग अ जेनेटिक मॉलिक्यूल, ये दूसरा फंक्शन भी करते हैं। एंड व्हाट आर दोज फंक्शंस? कैटालाइसिस। Catalysis means what? They catalyze reactions. Example is ribozyme. Yani here the RNA is working as an enzyme. फिर it works as a messenger molecule. Where do we get to see that? mRNA. फिर as an adapter molecule in tRNA, और फिर as a structural molecule also. We get to see that in ribosomal RNA. तो राइबोसोम अदर देन अ जेनेटिक मटेरियल बाकी के बहुत सारे से फंक्शंस करते हैं। डीएनए इज प्राइमरीली इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट? अब हम डीएनए के अकरेंस पे और थोड़ा सा नजर डालते हैं। Now, DNA is the genetic material in virus, prokaryote, and eukaryote, right? Viruses में it can either be single stranded or it can be double stranded. Prokaryote में it is always one in number, यानी one chromosome, circular in nature या circular in shape, without histone proteins, and without nucleus. ये हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ डीएनए दैट वी कैन सी इन प्रोकैरियोट। और ऐसे डीएनए को इज रेफर्ड टू एज नेकेड डीएनए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ये न्यूक्लियस है नहीं तो क्या ये डीएनए फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म में? द आंसर इज नो। वो एक डेंस कॉइल्ड स्ट्रक्चर पे रहता है। ओके, and that structure is referred to as is called a nucleoid. Clear है? Other than this, prokaryotes में DNA मिलता है as plasmid. ये some prokaryotes में मिलता है, not in all. Okay? ये भी single, circular, independent of the genomic DNA. ओके, फर्स्ट को मैं लिख देती हूँ, दिस इज द जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए जो हेरिडिटरी डिसाइड करता है। प्लाज्मिड हेरिडिटरी को डिसाइड नहीं करता। ओके, इट इज सिंगल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग
and independent of the genomic DNA. Okay. अब आते हैं यूकेरियोट्स पे. यूकेरियोट्स वाले लीनियर होते हैं, दे आर नॉट सर्कुलर, दे आर वेरिएबल इन नंबर, और इनका नंबर जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज दैट वी आर टॉकिंग ऑफ. दे आर एसोसिएटेड with histone proteins and they are found inside nucleus. So this is the genomic DNA या the nuclear DNA we get to see in eukaryote. ये first form हो गया. Second form is organellar DNA. ये नॉन जीनोमिक है, इनका हेरिडिटरी से कोई लेना देना नहीं होता. वी गेट टू सी इट इन माइटोकॉन्ड्रिया. और दूसरा वाला क्या है, रिमेंबर क्लास 11, दूसरा वाला है प्लास्टिड, एंड दैट इज व्हाई दीज टू ऑर्गेनेल्स वर आल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली. तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर थिंकिंग कि मैम ये तो इस चैप्टर पे दिया हुआ नहीं है, आई वुड से कि मैं जहां से भी हो सके आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, ब्रिंगिंग द इंफॉर्मेशन टुगेदर, और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो इन टोटलिटी समझाने की कोशिश कर रही हूँ. जस्ट अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर या लाइन बाय लाइन ही पढ़ेंगे तो आई थिंक द रिवीजन भी आपका कम होगा एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू जॉइन द डॉट्स एंड मूव अहेड विथ ईज. ओके, इसीलिए जो भी बोल रही हूँ, हो सकता है these lines may not be written in your this very chapter, but these facts are there in your syllabus of class 11 and 12 combined. Okay, तो अब तक का ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू द वीडियो. नाउ डीएनए के बारे में हमने इसका अकरेंस देख लिया, कहाँ होता है, कैसा होता है. एक और एस्पेक्ट ऑफ डीएनए हमें जानना है, विच इज हाउ डू वी डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ द डीएनए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट, लेंथ ऑफ डीएनए. हाउ डू वी डिस्क्राइब इट. लेंथ ऑफ डीएनए को हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक है ईदर वी कैन डिस्क्राइब इट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दूसरे तरफ है नंबर ऑफ बेस पेयर्स. नाउ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे आते हैं. ये भी एक बैक्टीरियोफाज है, एंड हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, 5x174. याद रहेगा. सो 5x174 में हमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं. That is the length of the DNA. 1 2 3 4 dot 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 5 3 8 6. क्लियर है. दूसरे तरफ अगर हम आए तो ये पहला वाला जो है that is also a bacteriophage, and that is the bacteriophage lambda, this one. Okay, it has 48,502 base pairs. E. coli जो कि एक बैक्टीरिया है and a prokaryote. It has 4.6 into 10 to the power 6 base pairs, and human cell eukaryote है, twice इनकी बात कर रही हूँ, 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. So students, pause the video and please tell me in the comment section, can you say any difference or can you draw any conclusion out of this way of describing the length of DNA? Well, जब हम बेस पेयर की बात कर रहे हैं, we are assured कि वो DNA डबल स्ट्रैंडेड है, तभी तो बेस पेयर होगा. ओके, एंड इफ वी आर टॉकिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो चांसेस आर देयर, नॉट नेसेसरीली कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है. बट यहाँ पे जो आपके बुक में ये सिलेबस में जो है,
ये एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ बैक्टीरियोफाज डीएनए विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ओके। और ये वाले बैक्टीरियोफाज में इट इज डबल स्ट्रैंडेड, ओके। तो इसके साथ वी आर डन विथ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अकरेंस ऑफ डीएनए, हाउ टू डिस्क्राइब इट इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। अब हम कूदते हैं इसके स्ट्रक्चर को इन एंड आउट जानने के लिए, ओके। तो डीएनए है क्या? पॉलीमर ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना हुआ है? सो अ न्यूक्लियोटाइड is nothing but a nucleoside plus phosphate 3 minus, okay। तो सबसे पहले let us start by studying the structure of a nucleoside। तो यहां पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, हम डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ते रहे हैं, हम आरएनए के स्ट्रक्चर को अलग से नहीं पढ़ते, हम इसके साथ साथ ही उसको समझ लेते हैं। वी जस्ट ट्राई टू नो द डिफरेंसेस, ओके। तो जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ेंगे हम डीएनए के ही स्ट्रक्चर को समझेंगे, एंड अलोंग विथ इट वी विल ट्राई टू नो द डिफरेंसेस आल्सो। तो एक तरफ डीएनए हो गया, दूसरे तरफ आरएनए। द मेन डिफरेंस इज ये डबल स्ट्रैंडेड, हम डबल स्ट्रैंडेड ही मान के चले, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट यू सी इन वायरसेस। डबल स्ट्रैंडेड है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ओके। अब आते हैं न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर पे। सो व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड? इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर कंडेंस्ड विद अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ये शुगर किस टाइप का शुगर होता है? इट इज अ पेंटोज शुगर रिंग, ओके। अब ये पेंटोज शुगर रिंग में डिफर्स इन केस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। फॉर डीएनए इट इज deoxyribose sugar, of RNA it is ribose sugar। दोनों ही C5 है, ओके। ये भी C5 है, ये भी C5 है। डिफरेंस किस बात का? फिर डिफरेंस है ऑक्सीजन का, ओके। तो एक तरफ हम डीएनए का देखते हैं, दूसरे तरफ आरएनए का। डीएनए डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला है C5H10O4, वहीं राइबोस का है C5H10O5। अब इनके रिंग्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा ड्राइंग ऊपर से इस पेन टैब में बहुत अच्छा तो होता नहीं है, but I'll explain you here and I'll show you the formulas and the ring structure in printed material, okay। बट ये है ना कि जब आप अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं, आप चीजों को करके समझते हैं, then it settles down well here, okay। तो दोनों तरफ ही what do we have? We have the framework of a pentose sugar। ये ऑक्सीजन हो गया, this is the first carbon, this is the second, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ कहाँ होता है? क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट कार्बन में ऊपर की ओर अल्कोहल, नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन, नीचे अल्कोहल। राइबोस पे आते हैं, दिस इज अगेन द फर्स्ट कार्बन, ऊपर अल्कोहल, नीचे हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे अल्कोहल, यहाँ पे ऊपर अल्कोहल, नीचे हाइड्रोजन, और यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन, ऊपर द फिफ्थ कार्बन, ओके।
तो इफ यू फोकस ऑन द सेकेंड कार्बन, यहां पे एडिशनल अल्कोहल ग्रुप है जिसका O इज द एडिशनल ऑक्सीजन, यहां पे दैट O is missing and that is why the name deoxy and that is how the formula O4. ओके, तो जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, तब ये वाला शुगर रहेगा, और जब राइबो न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो ये वाला शुगर रहेगा। क्लियर? अब हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस को। स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो, प्लीज, कि मैं समझा पा रही हूं, यस या नो, या फास्ट जा रही हूं, या डू आई नीड टू change my speed or do I need to change anything about this teaching? Please let me know in the comment section. कमेंट आता है, इंटरैक्शन होता है, तभी हमें भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। ओके, नाउ नाइट्रोजनस बेस, व्हाट आर दीज आर हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन, pyrimidine. Okay, प्यूरिन is what? Double ringed structure. डबल रिंग इनका कैसा होता है? एक तरफ फर्स्ट रिंग इज हेक्सागोनल, द सेकेंड इज अ पेंटागन। क्लियर? और पायरिमिडिन इज अ सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल इन शेप। नो, हमने क्या कहा था? हेटेरोसाइक्लिक रिंग ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये जो रिंग है, इट इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेटिंग, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, दैट इज व्हाई इट इज हेटेरोसाइक्लिक। ओके, तो अगर हम प्यूरिन की बात करें, वी हैव अ नाइट्रोजन हियर in the first place, in the third place, in the seventh place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh shit. Nitrogen, and in the ninth place. Clear है? वहीं पे pyrimidine पे अगर आज मैं यहाँ साइड लिख देती हूँ, सॉरी, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये सेवेंथ तो मैं लिख ही चुकी हूं, और ये 9, इन पोजीशंस पे नाइट्रोजन पाया जाता है। पिरिमिडिन पे वहीं पे फर्स्ट इसको देख ले तो यहां पे नाइट्रोजन, एंड थर्ड यहां पे नाइट्रोजन पाया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट माय ड्राइंग, मैं आपको प्रिंटेड मटेरियल में अच्छे से दिखाऊंगी। ओके, नाउ प्यूरिन is two-ring structure. It is of two types, adenine and guanine. Pyrimidine, three types, cytosine, uracil and thymine. Out of these 5 nitrogenous bases, adenine, guanine and cytosine, they occur in both DNA and RNA. Uracil is found only in RNA and thymine is found only in DNA. Now ये thymine जो होता है, that is a modified uracil, और उसको कहा, that is actually 5-methyl uracil. क्लियर है? अब मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स दिखा दूं, फिर मैं आपको ये जॉइनिंग दिखाऊंगी। या तो स्टूडेंट्स, कैन यू सी इन योर डायग्राम, ये पहला वाला रो जो है, दैट इज शोइंग द इमेज ऑफ बोथ द नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरिन्स। ये एडेनाइन है, ये गुआनाइन है। सो कैन यू सी द हेक्सागोनल रिंग एंड देन द पेंटागोनल रिंग? ओके, नीचे अगर हम आए, here we have the 3 pyrimidines, cytosine, thymine and uracil. Now please pay attention to the numbering. जैसे यहाँ पे फर्स्ट
थर्ड, सेवेंथ एंड नाइन्थ पे नाइट्रोजन है। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पे नाइट्रोजन है। यूरासिल के फिफ्थ कार्बन में CH है, यहाँ पे CH को हटा के मिथाइल आ जाता है, and that makes thymine more stabler than uracil. Okay. So now let us make the nucleoside. तो ये हमारे पास एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, इसलिए मैं खाली कार्बन को यहां लिख रही हूं। क्लियर? कार्बन के साथ आके नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है। नाउ इफ इट इज अ पायरिमिडिन, पायरिमिडिन दैट इज वन रिंग्ड, तो उसके फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होता है दैट अटैचेस हियर बाय अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका अल्कोहल, हियर अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड। ओके, इसका OH और N के साथ जो H रहता है दैट गेट्स एलिमिनेटेड एंड अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्म। सो द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन केस ऑफ pyrimidine is formed between the first carbon and first nitrogen of nitrogenous base. Clear है? Now glycosidic bond आपको याद है class 11 biomolecules. Glycosidic bond is the bond by which a molecule of sugar attaches with either a molecule of sugar or it can be a protein or it can be a nitrogenous base. बॉन्ड कैसा होता है? इट कैन बी अ COC या CNC या CSC। ये प्रोटीन्स में देखने को मिलता है, ये यहाँ बेसिस के न्यूक्लियोसाइड में देखने को मिलता है, और ये पॉलीसैकेराइड्स में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दिस इज द C, दिस इज द N एंड देन यू कैन से दिस इज द C। तो CNC बॉन्ड हो गया। नाउ इंस्टेड ऑफ प्यूरिन, इंस्टेड ऑफ पायरिमिडिन अगर हम प्यूरिन ले ले विच इज अ टू रिंग स्ट्रक्चर, तो ये 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होता है उससे अटैच्ड होता है। ओके, दिस इज so here the glycosidic bond in case of purine is formed between the first carbon and the 9th nitrogen of nitrogenous base. Done? Now let us look into the names of nucleosides. तो names जो decide होते हैं they are decided based on the nitrogen base. तो अगर एडेनोसिन हो गया, the name of the deoxyribonucleoside will be deoxyadenosine, and for RNA it will be adenosine. For guanine क्या होगा? deoxyguanosine, यहां पे ओनली गुआनोसिन, डीऑक्सी नहीं होगा, गुआनोसिन। डीऑक्सी हियर रिप्रेजेंट्स द डीऑक्सी शुगर। ओके, साइटोसिन अगर हो गया तो डीऑक्सी साइटिडीन, और इस तरफ सिर्फ साइटिडीन। नाउ यूरासिल हो गया तो क्या होगा, और थाइमीन हो गया तो क्या होगा? पॉज द वीडियो एंड राइट इट इन कमेंट सेक्शन इफ यू कैन। यूरासिल का यहाँ पे कुछ नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट फाउंड इन DNA, तो वो खाली यहाँ पे ही होगा एंड दैट विल बी यूरिडीन। थाइमीन का यहाँ कुछ नहीं होगा, थाइमीन विल हियर बी डीऑक्सीथाइमीडीन। नाउ स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग द नेम्स बाय योरसेल्फ सो दैट यू गेट टू नो द नेम्स।
MCQs based on these names have come in the PYQs. कुछ नहीं, कुछ एक नाम को बदल देंगे. जैसे अगर लिख दे डीऑक्सीयूरिडिन इज फाउंड इन डीएनए, आप जल्दबाजी में हाँ कर जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे. या तो फिर डीऑक्सी एडेनोसिन को कह दिया कि ये दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, फिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कंफ्यूज होके आप उसको राइट दे देंगे. सो क्वेश्चंस आर एक्चुअली सिंपल, इट इज जस्ट दैट योर कंसेप्ट हैज टू बी वेरी क्लियर. ओके, नाउ लेट अस लुक कि न्यूक्लियोसाइड बनता कैसे है इन अ प्रिंटेड मटेरियल. ओके, सो हियर स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस? यहाँ पे दे हैव शोन द न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीसाइटिडीन. तो नीचे द पेंटोज शुगर है विच इज द डीऑक्सीराइबोज शुगर. ये कार्बन 1 है, कार्बन 1 से स्ट्रेट फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है साइटोसिन का, उससे ये न्यूक्लियोसाइड बना लिया. क्लियर? वहीं दूसरे साइड पे हम डीऑक्सी एडेनोसिन को देखते हैं. इट इज अ डबल मेंबर नाइट्रोजनस बेस. कार्बन तो फर्स्ट ही रहेगा. लुक एट हियर, 9th प्लेस पे जो नाइट्रोजन है दैट इज मेकिंग द एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. नाउ रिमेंबर, अगर एमसीक्यूज पे आ जाए कि न्यूक्लियोसाइड इज मेड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ऑप्शन पे अगर दे दिया जाए कि न्यूक्लियोसाइड इज मेड विद द हेल्प ऑफ अ एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बी मोर स्पेसिफिक एंड सिलेक्ट द एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. क्लियर है? एंड वन थिंग टू बी नोटेड, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो डीएनए में हमें किस टाइप का बॉन्ड देखने को मिल रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिल रहा है. ओके, सो नाउ व्हाट डू वी हैव? वी हैव द nucleoside. All clear so far? So after nucleoside, the next step is nucleotide. Nucleotide is what? Nucleoside plus the phosphate ion. Now ये phosphate ion आता कहाँ से है? It comes from phosphoric acid. Phosphoric acid ionized form में it comes and attaches with the nucleoside. और यही we always say ना, deoxyribonucleoside nucleic acid है, it is acidic in nature. This is the part that is responsible for the acidic nature. Please write it in the note. Okay, तो हमारे पास क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है. यहाँ पे एक मैं लिख देती हूँ साइटोसिन है. ओके, ये नाइट्रोजन बेस है. यहाँ पे H H OH H H CH2OH है. नाउ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आके 5th कार्बन के अल्कोहल से अटैच होता है. इट एलिमिनेट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो ये जो है ये गायब हो जाएगा. यहां से ये OH गायब होगा और फॉस्फोरिक एसिड से हाइड्रोजन. एज अ रिजल्ट द बॉन्ड दैट वी विल गेट is this. Phosphate आके जुड़ गया. Now this bond is an ester bond. Ester bond क्या है? Revision from class 11 biomolecules. Ester bond वो है which attaches, on one hand you have an alcohol and on the other hand you have an acid. तो यहाँ पे अल्कोहल ऑफ द 5th कार्बन था एंड फॉस्फेट, ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे था. क्लियर है? नाउ बिकॉज दिस एस्टर बॉन्ड इज बीइंग मेड बाय द फॉस्फेट, दैट इज व्हाई फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. नाउ वी हैव अ न्यूक्लियोटाइड. अब ये दो ऑक्सीजन दे कैरी द नेगेटिव चार्जेस एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड DNA. तो ये
फॉस्फेट ग्रुप जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंग्स, फॉर नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए एंड फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए। क्लियर है? तो हमारे पास अब है क्या? न्यूक्लियोटाइड। नाउ इफ वी बिगिन, ये क्या है? ये कौन सा वाला न्यूक्लियोसाइड था? दिस वाज डीऑक्सीसाइटिडीन। So the nucleoside was deoxycytidine. इस पे फॉस्फेट जुड़ा। कितना फॉस्फेट जुड़ा? एक ही। So the nucleotide will have the name deoxycytidine monophosphate in short. Okay? या तो फिर इसे साइटिडिलिक एसिड भी कहा जाता है। सो दिस इज हाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर नेम्ड। फॉर एडेनोसिन इट विल बी एडेनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। नो, यहां पे मैं गलती कर चुकी हूं। आई शुड हैव रिटन डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। अगर हम साइटिडिलिक एसिड लिखते हैं सो वी आर रेफरिंग टू अ राइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए का मेंबर होगा वो। क्लियर है? रिमेंबर दिस स्मॉल नुआंसेस। मैं अब एडेनोसिन के बारे में लिखने वाली हूं। नाउ एडेनोसिन, इफ इट फॉर्म्स अ न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या आप देखेंगे बहुत जगह इन शॉर्ट DAMP लिखा हुआ है। राइट? अगर वो राइबोन्यूक्लियोसाइड से राइबोन्यूक्लियोटाइड बन रहा है, दिस इज द राइबोन्यूक्लियोसाइड, उसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, या यू कैन से AMP। अब इसी से जैसे ही दो फॉस्फेट ग्रुप आके और जुड़ जाएंगे, the thing that we will have is adenosine triphosphate or the energy molecule. Okay? So what is ATP by nature? It is actually a ribonucleotide. Clear है? Now, हमने देख ली, coming back here, हमने देख लिया न्यूक्लियोटाइड होता कैसे है। अब ये न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमर बनाना है। नाउ इट हैज टू एलोंगेट। कौन से वाले एंड से एलोंगेट करेगा? डू यू सी दिस एल्कोहल एट द थर्ड पोजीशन? ये वाला एल्कोहल होगा, इसका OH, फिर से दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड आएगा। लेट मी इरेज दिस। मैं इसको ओके, तो एल्कोहल गायब हो जाएगा। नाउ इट विल बॉन्ड मेक अनदर बॉन्ड, और इस तरफ जो होगा CH2, एंड देन यू हैव द डीऑक्सी राइबोज रिंग, और इस तरफ द बेस है। नाउ इफ वी कम हियर, इस तरफ भी एक एस्टर बॉन्ड है, इस तरफ भी एक एस्टर बॉन्ड है। So we have two ester bond, thus diester. Who is making that? One phosphate. So phosphodiester bond. तो न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर बनाते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है? अब इमेजिन, मैं प्रिंटेड मटेरियल पे दिखाती हूँ। माई डायग्राम्स आर नॉट वेरी गुड, आई नो। यस, सो इफ यू सी हियर स्टूडेंट्स, सो इफ यू सी हियर, हमारे पास एक चेन है। दिस इज वन चेन, या यू कैन से वन चेन ऑफ द पॉलीमर। नाउ ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, दिस एंटायर थिंग, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, फिर ये, फिर ये।
अब इस वाले न्यूक्लियोटाइड पे अगर देखें, दिस इज द फिफ्थ एंड और यहाँ पे एक फ्री फॉस्फेट है, तो इस चेन का ये फिफ्थ एंड होगा। और जिस तरफ थर्ड एंड पे फ्री अल्कोहल इज अवेलेबल, अल्कोहल ग्रुप आई मीन, that will be the third end of the polynucleotide chain। और बीच में ये सारे के सारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। तो इमेजिन कि ये एक स्ट्रेट चेन है, दीज बॉन्ड्स आर लाइक द बैकबोन ऑफ दिस चेन, और ये जो बेसेस है दे आर प्रोजेक्टिंग एग्जैक्टली एट 90 डिग्री फ्रॉम दिस न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, अब आते हैं डीएनए के डबल स्ट्रैंड पे। हाउ डू दे बॉन्ड? एक तरफ ये स्ट्रैंड हो गया, दूसरी तरफ ये। नाउ बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए हैव अपोजिट या एंटी पैरेलल पोलैरिटी। जैसे इस स्ट्रैंड को अगर हम ले लें, हियर यू कैन सी फिफ्थ एंड और इस तरफ थर्ड एंड। वही अपोजिट पे अगर आप यहां आ जाए, इफ यू कम हियर, दिस इज द फिफ्थ एंड एंड दिस इज द थर्ड एंड। सो दिस इज वन चेन एंड दिस इज अनदर चेन। ओके, and the nitrogenous bases are projecting at right angles from each of the chain. Now these nitrogenous bases are going to make the bonds. Adenosine will always bond with thymine with the help of two hydrogen bond. Now इससे पहले मैं यहाँ पॉज करती हूँ और आपको बॉन्ड्स के बारे में फिर से कह देती हूँ। इससे पहले हमने देखा था कि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दे आर कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड आ रहा है विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो जैसे जैसे हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, वी आर ऑल्सो गेटिंग टू नो दिस एक्स्ट्रा पॉइंट्स कि डीएनए एसिडिक तो है, कौन उसे एसिडिक बना रहा है? द फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, कौन नेगेटिव बना रहा है? द ऑक्सीजन्स ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, या यू कैन से द फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए में बॉन्ड्स किस किस तरीके के मिल रहे हैं? कोवलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, कमिंग बैक टू दिस वन। फिर यहां पे आते हैं, द बेस हियर इज ग्वानिन और अपोजिट पे है साइटोसिन। दिस इज मेकिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमॉन्ग देमसेल्व्स। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, purine will always bond with a pyrimidine. Now always remember, purine will always bond with a pyrimidine. यानी एडेनिन या गुआनिन अगर एक तरफ होगा, दूसरे तरफ साइटोसिन या थाइमिन ही होगा इन केस ऑफ डीएनए। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ आरएनए, क्योंकि आरएनए में बॉन्डिंग होना नहीं है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, और ऐसे ही बॉन्डिंग पेयरिंग को कहा जाता है कंप्लीमेंटरी बेस पेयरिंग, वेयर स्पेसिफिसिटी एग्जिस्ट। प्यूरिन का हमेशा पिरिमिडिन के साथ एंड वाइस वर्सा। सो A is always going to be with T and G always with C. Now यहीं पे एक रूल आता है, चार्गफ्स रूल। चार्गफ रूल सेज कि in DNA the amount of purine and the amount of pyrimidine is always going to be equal. कैसे? ये एक स्ट्रैंड ले लेते हैं, ये दूसरा स्ट्रैंड। लेट्स इमेजिन यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, फिर एडेनिन है। ओके, तो अपोजिट पे क्या होगा? थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन। नाउ इफ वी काउंट, ही टेल्स कि A plus T is going to be equal to G plus C. प्यूरिन जितने क्वांटिटी में होंगे, पिरामिडिन भी उतने ही क्वांटिटी में होंगे। देख लेते हैं, जैसे यहां पे एडेनाइन, इफ वी काउंट, देयर आर 2,
If we count the thymine, there are 2. Now, if we count the guanine, there are 2. And if we count the cytosine, there are again 2. So 4 is equal to 4. ये Chargaff's rule जो है, it is applicable only in case of double-stranded DNA. It is not applicable to RNA. Why? वो भी लिख के समझा देती हूँ, एक ही बार समझ लो, so that confusion ना रहे. Now RNA is what? RNA is single-stranded. तो यहाँ पे A, G, T, C, C, G, A, C. आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई सा भी सीक्वेंस हो. कॉम्प्लीमेंटरिटी में तो कुछ है नहीं. Now if you count the single strand, 2 A मिला, 2 G मिला, T हमें सिर्फ 1 मिला और C 3 मिला. Okay, so that does not hold good for single-stranded RNA. All clear about structure of DNA and RNA? Coming back to this table, differences पे हम क्या क्या लिखे हैं कि ये 2 strand, ये 1 strand, deoxyribose, ribose. यहाँ पे लिख दीजिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन. यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल. फिर Chargaff's rule is applicable, it is not applicable. अब डबल एंड सिंगल स्ट्रैंडेड है तो यहाँ पे बेस पेयरिंग हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे बेस पेयरिंग देखने को नहीं मिलता. डन. नाउ वी ऑल नो कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. तो ये मॉडल हमें सबसे पहले दिया किसने था? वैटसन एंड क्रिक ने इन द ईयर 1953. तो अब हम उनका ये मॉडल और उनके प्रपोजिशंस क्या क्या है वो भी देख लेते हैं. ओके, 1953, वॉटसन एंड क्रिक, double helical molecule. They base this proposition on 2 data. First है X-ray diffraction data given by Francis Rosalind and Maurice Wilkins. तो ये X-ray diffraction है क्या? You put X-ray in a DNA material और उसका जो फोटोग्राफ होगा आप उसको एक एक्सरे प्लेट पे कैप्चर कीजिए. सो इन दोज डेज दे गॉट एन इमेज लाइक दिस. ओके, एक तो डेटा ये था, दूसरा दे हैड टेकन द Chargaff's रूल इनटू अकाउंट. Chargaff's रूल क्या है मैं अभी बताई हूं. एंड देन दे प्रपोज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. Students, here in your screen you can see the double helical structure. तो क्या उन्होंने प्रपोज किया था कि it is made up of 2 strands. एक strand ये हो गया, दूसरा strand ये, इसीलिए द नाम भी है डबल हेलिक्स. और ये जो है ये हेलिकल है, ये हेलिकली कॉइल्ड है. और कॉइलिंग ऐसा है कि दे आर नॉट कॉइलिंग अपॉन ईच अदर, ऐसा नहीं है, दे आर कॉइलिंग अलोंग. ओके, और ये कॉइलिंग जो है दे आर कॉइलिंग स्पाइरली एंड इन अ राइट हैंडेड फैशन. राइट हैंडेड कॉइलिंग. नाउ इफ यू पे अटेंशन हियर, ये जो है डॉट्स जो दिख रहे हैं, सो ही टोल्ड कि द शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड्स जो है they are the backbone of the strand. Okay, और वहीं से nitrogenous bases they are projecting at right angle, that is what they had said, and they are making bonds following Chargaff's rule. So A to T and G to C. और ये जो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स है दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दे आर स्टैकिंग ओवर ईच अदर लाइक लैडर. लैडर के जो स्टेप्स होते हैं ना वैसे. तो बॉन्ड्स स्टैकिंग.
एंड ही हैड टोल्ड कि ये दो वो फैक्टर है विच इज गिविंग स्टेबिलिटी टू द डीएनए. ओके, अब आते हैं, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है. So if you see here, it is taking a turn like this. फिर it twists and again if you come here, the turn फिर से ऐसा हो रहा है. So this area, from where this turn is beginning to again where it resumes the same turn, that one turn या one spiral is called a pitch. और उसका लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर. Now 3.4 nanometer means what? It is 1 billionth of a meter, यानी 10 to the power minus 9 meter. Okay? और एक एक पीच में there are 10 nucleotides. Although I have counted, लेकिन इस डायग्राम में उन्होंने 8 ही दिखाया है. तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए एक यहां और एक यहां ड्रॉ कर देते हैं. सो 1 पीच 10 nucleotides. Okay? And between one peach we see a minor groove जहां पे it is just twisting the opposite side, and then a major groove जहां पे वापस it is taking the twist in the same direction. Clear है? That is the major groove. और ये जो दो strand है they have opposite polarity या they are anti-parallel. यानी इसका, इस वाले स्ट्रैंड का फिफ्थ एंड अगर यहां है तो इफ यू फॉलो द स्ट्रैंड थर्ड एंड इसका यहां मिलेगा. बिल्कुल अपोजिट में दूसरे वाले स्ट्रैंड का फिफ्थ एंड यहां है, एंड इफ यू फॉलो द ट्रेल हियर थर्ड एंड यहां मिलेगा. ओके, एंड देन ये जो डायमीटर है इट इज 20 एंगस्ट्रॉम, और ये डायमीटर इसका हमेशा स्टेबल रहता है. ये दो स्ट्रैंड्स कभी ऐसा नहीं होते कि यहां पे ये पास पास आ गए और फिर दूर चले गए. वाई? सी, जब बॉन्डिंग होता है देयर इज ऑलवेज अ प्यूरिन रिंग बॉन्डिंग विथ अ pyrimidine ring, यानी a two structure with a one structure or a one structure with a two structure. यानी ये width हमेशा constant रहता है, and that is the reason I guess कि प्यूरिन प्यूरिन आपस में कभी बॉन्ड नहीं करते या पिरिमिडिन पिरिमिडिन कभी बॉन्ड नहीं करते. प्यूरिन प्यूरिन अगर बॉन्ड करते तो वहां पे 4 रिंग्स एक साथ तो चौड़ा हो जाता, और पिरिमिडिन पिरिमिडिन अगर बॉन्ड करते तो एक एक रिंग 2 रिंग वो पतला हो जाता. सो इट इज ऑलवेज, द डायमीटर इज ऑलवेज अक्रॉस 3 rings, and that is why the diameter is constant. All clear about the structure and about the double helical structure as proposed by him? इसमें से बहुत सारी सी बातें तो हम जब स्ट्रक्चर समझ रहे थे डीएनए का तब भी हमने समझ लिया था, राइट? अब यहां पे आते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एक पीच पे का लेंथ अगर 3.4 नैनोमीटर हो तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड इज 0.34 नैनोमीटर. Now let us take the example of human cell. Human cell में कितने base pairs हैं? 6 into 10 to the power 9. Multiply it with these many distances, यानी into 0.34. तो टोटल जो लेंथ आएगा, अब इसको अगर मीटर पे कर दे तो 0.34 into 10 to the power minus 9, ये कैंसिल हो जाएंगे और जो रिजल्ट हमारे पास होगा that will be 2.2. Okay, so we have a DNA. Our DNA inside the cell is actually 2.2 meters long, but it is coiled inside a thing which we cannot see. तो इमेजिन कि उन्होंने, नेचर ने इसको पैक कैसे किया कि जो चीज इतनी लंबी है
वो ऐसे एक चीज के अंदर समा जाती है जो हमें आंखों से दिखता नहीं है. And that brings us to the next topic, which is packaging of DNA. Interesting? अगर इंटरेस्टिंग है तो प्लीज राइट यस इन द कमेंट बॉक्स. नाउ एक सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, लेट अस अज्यूम कि ये उसका न्यूक्लियस है. ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए जो है ये बिल्कुल फैला हुआ थ्रेड लाइक होता है. इफ यू टेक अ क्लोजर लुक, ये यू कॉइल्ड सा होगा एंड आपको लगेगा कि आप कोई माला, यू आर वॉचिंग, यू आर सीइंग अ बीडेड नेकलेस. ओके, तो होता क्या है, ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, इट कम्स, इट रैप्स इटसेल्फ अराउंड अ स्ट्रक्चर, इट अगेन कंटिन्यूज, अगेन रैप्स, और इस तरह से ये सिकुड़ते जाता है. तो इसी पैकेजिंग को अब हम देखते हैं. ओके, ओके, देखने से पहले इसको कहा जाता है बीड. दीज आर द बीड्स. हम बीड्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे. ये डीएनए है, ये भी डीएनए है. ये डीएनए विच इज प्रेजेंट बिटवीन बोथ द बीड्स आर कॉल्ड लिंकर डीएनए. ओके, अब हम बीड्स से डीएनए का पैकेजिंग देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, कैन यू सी, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड आ रहा है. इट इज रैपिंग अराउंड अ हिस्टोन बॉल. It twists 1.7 time and then it leaves the bead. So what is this bead made up of? This bead is made up of histone proteins. ये histone proteins है क्या? What is their nature? They are positively charged and basic in nature. दूसरे तरफ डीएनए को अगर रख दे, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एसिडिक इन नेचर. तो ये बीड जो हम देख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए. तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, डीएनए का स्ट्रैंड आता है, वो लपेटता है एंड अगेन इट कंटिन्यूज. क्लियर है? तो अब वापस आते हैं हिस्टोन प्रोटीन पे कि हमने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और बेसिक है. Why they are basic? Because they are rich in amino acid lysine and arginine. ये दोनों के दोनों amino acids are basic by nature. तो एक तरफ नेगेटिव एंड एसिडिक है, दूसरी तरफ पॉजिटिव एंड बेसिक है. तो तगड़ा अट्रैक्शन होने वाला है दोनों के बीच, राइट? तो अब हम देखते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स कितने तरीके के होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स: H1, H2A, H2B, H3 and H4. Out of this five types, these 4 types they form the bead. और इस बीड में इफ यू सी, हर एक टाइप ऑफ हिस्टोन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. तो H2A, H2A हो गए 2, H2B, H2B फिर से 2 हो गए, H3, H3 2 हो गए, H4, H4 2 हो गए. तो व्हाट इज इट एक्चुअली? ये 1 2 3 4 5, इट इज एक्चुअली 8 हिस्टोन molecules, or you can say histone octamer. अब आते हैं H1 पे. तो H1 protein is the histone protein which is here. ये बीड फॉर्म नहीं करता, इट एक्ट्स एज अ स्टैंड अलोन प्रोटीन, और उसको खुल ना जाए, इट स्टैंड्स एज अ गार्ड.
क्लियर है? और ऐसे ही पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, यानी द बिट दैट वी वर रेफरिंग टू इज एक्चुअली अ न्यूक्लियोसोम. नाउ पैकेजिंग के लिए इन यूकेरियोट्स क्या खाली हिस्टोन प्रोटीन्स ही होते हैं? नो, अदर देन हिस्टोन प्रोटीन्स, packaging also requires non-histone protein plus histone protein plus DNA. इन तीन चीजों को मिला के वी हैव द क्रोमैटिन फाइबर इनसाइड आवर न्यूक्लियस. लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को हम अभी पढ़ेंगे नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ हायर स्टडीज, सो हम बच गए, राइट? और यहाँ पे जस्ट इमेजिन कि ये जाके दूसरे बिट को रैप करता है, दिस इज द लिंकर डीएनए. ओके, अब हम इनके कॉम्पैक्शन के जर्नी को देख लेते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू सी हियर, यहाँ पे हमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. इट इज वेरी लूज. धीरे धीरे यू कैन सी कॉम्पैक्शन, और ये आके एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड 1.75 टाइम टर्न्स लेता है. This is the H1 protein which is sealing that turn, and then again its journey continue. तो हम जो क्रोमोसोम में देखते हैं ना इस टाइप का स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट इट इज इन रियलिटी. नाउ if you see, the width of the chromatin at the nucleosome is 10 nanometer. क्लियर है? फिर धीरे धीरे you see it is becoming more compact. और जैसे जैसे ये कॉम्पैक्ट होते जाता है, इफ यू कैन सी नाउ, कैन यू सी एक ही लाइन पे 1 2 3 4 न्यूक्लियोसोम्स एक साथ आ गए. हियर इट रीचेस अ विड्थ ऑफ 30 नैनोमीटर. ओके, एंड देन इट फर्दर कंटिन्यूज इट्स कंपैक्शन, और यू कंपैक्ट होते होते इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम का जो ये विड्थ होता है, द टोटल विड्थ इज 1400 नैनोमीटर. तो इफ यू थिंक बिल्कुल लूज फॉर्म में, यहाँ 10 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर तक कॉम्पैक्शन हो जाता है, यानी ये इतना फैला हुआ होता है. तो ये कॉम्पैक्ट होते होते होते, अगर जब इतना फैला हुआ तो इसका डायमीटर भी पतला होता है, जब ये कॉम्पैक्ट होता है इसका डायमीटर भी मोटा हो जाता है, राइट? सो हियर वी कैन सी कि द क्रोमैटिन फाइबर इट इज ऑफ 2 टाइप्स in terms of coiling. एक पार्ट है which is loosely coiled, और ये loosely coiled वाला जो है it stains like, यानी ये बहुत डार्क स्टेन नहीं होता, and it is transcriptionally active. और ऐसे ही पार्ट को कहा जाता है chromatin. It is a part of the chromatin fiber. दूसरे तरफ अगर हम जैसे जैसे यहां आते हैं, if we see the compaction, okay, right here, it is highly, कहाँ गया, coiled, या you can say very tightly packed. ये जो पार्ट होते हैं they stain very dark and they are transcriptionally inactive. ओके, तो होता क्या है, जब रेप्लिकेशन शुरू होता है एक डीएनए में, यू क्रोमैटिन वाला एरिया जो है, लाइक इफ यू सी दीज प्लेसेस राइट हियर, हियर जैसे ये लूजली पैक्ड है, वहां पे रेप्लिकेशन पहले शुरू होता है. यहाँ के 2 स्ट्रैंड्स अलग कर दिए जाते हैं. दैट इज वाई वी रेफर कि यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और हेटेरोक्रोमैटिन जहां पे ये कॉइलिंग काफी टाइट है,
वहां पे बाद में ट्रांसक्रिप्शन या सॉरी रेप्लिकेशन शुरू होता है. सो ऑल क्लियर अबाउट packaging of DNA and chromatin fibers and different parts of the chromatin fiber. अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स के बारे में एक आध पॉइंट्स. वहां पे भी तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड और एसिडिक ही है, लेकिन वहां पे जो पैकेजिंग होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स which are positive in charge and basic in nature. Okay, वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते. यही बात आप अभी के लिए याद रखिए. अब एक बात रह जाती है, about DNA, and that is the central dogma. Of molecular biology. ये किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने in the year 1958. ओके, ना डबल मॉडल दोनों ने मिलके दिया था, वैटसन एंड क्रिक ने. सेंट्रल डॉगमा ओनली क्रिक. तो व्हाट डज ही से? ही सेज कि डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है और ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, दिस फ्लो इज ऑलवेज यूनिडिरेक्शनल. यानी डीएनए से शुरू होके वाया ट्रांसक्रिप्शन एमएनए रीड्स द इंफॉर्मेशन, एमआरएनए, आई एम सॉरी मैंने क्या कहा, फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है एंड प्रोटीन डज द जॉब दैट अ डीएनए इंस्ट्रक्ट्स इट टू डू. तो इंस्ट्रक्शन रहता तो डीएनए में है, उस कोड को एमआरएनए आके पढ़ा, एमआरएनए वो प्रोटीन बनाया एंड प्रोटीन इज द फुट सोल्जर विच इज डूइंग द रेस्ट ऑफ द जॉब. तो कैन यू सी कि इंफॉर्मेशन इसी साइड पे हमेशा फ्लो करता है. इट नेवर फ्लोज इन द रिवर्स डायरेक्शन में जेनेटिक मटेरियल जहां पे डीएनए है. फिर यहां पे ऐड कर दिया जाता है कि डीएनए इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसीलिए हाफ सर्कल. अब आते हैं आरएनए में, जहां आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कुछ वायरसेस में. नाउ आरएनए करता क्या है? It makes DNA by a process called reverse transcription. Okay? Interestingly, DNA जब बन गया ये तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा ही, वो उसका नेचर है. फिर जो है डीएनए वापस से आरएनए बनाता है, द एमआरएनए, और फिर इससे ट्रांसलेट होके प्रोटीन्स बनता है. So this is the diagram of reverse transcription. और इसके बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, it is written but only this diagram is given. ये मैंने आपको समझा दिया. Now students, if you are worrying कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, for now just remember डीएनए से जब आरएनए बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है. ओके, ऑल डन. सो नाउ वी नो अबाउट डीएनए, वी नो अबाउट आरएनए, वी नो अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कैसे प्रूफ हुआ. फिर वी नो अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए. अब एक छोटा सा कंपैरिजन कि डीएनए और आरएनए में स्टेबल कौन है, हु इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल. Now, what is an ideal genetic material? What should be?
जो कि स्टेबल हो, जल्दी से म्यूटेट ना करे, जो ज्यादा रिएक्टिव ना हो, एंड इट शुड बी एबल टू रेप्लीकेट, अपने आप कॉपी बना ले। अब एक तरफ डीएनए देखते हैं, दूसरे तरफ आरएनए। Now DNA molecule is always more stable. Why? Double stranded है, 2 strands, फिर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, and these bonds are stacked one above the other in the same plane. Okay? RNA is single stranded. RNA इसीलिए less stable in structure है। दूसरी बात यह है कि इसका जो शुगर है, in the second position there is no free alcohol. इसका जो शुगर है उसके सेकंड पोजीशन पे देयर इज एन अल्कोहल। मैं इसको क्रॉस करती हूँ। ओके, तो जहां पे भी अल्कोहल है वहीं पे रिएक्शन ज्यादा होना है। क्लियर? तो ये रिएक्टिव ज्यादा है। ऊपर से आरएनए में यूरासिल है, यूरासिल से थायमिन निकला था। थायमिन इज अ मोर स्टेबल नाइट्रोजनस बेस। थायमिन यहाँ पे है, एंड थायमिन इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड यूरासिल, 5-methyl यूरासिल। दिस इज मोर स्टेबलर। तो अगर हम कंपेयर करें डीएनए विद द रेस, डीएनए इज मोर स्टेबल एंड डीएनए इज द मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। ऑल क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। होप आपको समझ में आया डीएनए का स्ट्रक्चर, इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डबल हेलिकल मॉलिक्यूल एंड द पैकेजिंग। If you have any questions, if you have any doubt, please write it in the comment section. And if you want me to do MCQs on this topic, please let me know in the comment section. फिर मैं इस टॉपिक पे MCQs डालूंगी। ओके, फिर हम देन फिर क्या, आप अपना बुक पढ़िए। अगर कोई डाउट हो तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगेन आई एम गोइंग टू सी यू एंड next time with a video and another topic. And if you have any doubts, if you're writing it in the comment section, I'm going to answer to them there itself. Okay, take care, bye.